डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1, बनारस मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पर एक 30 साल का आदमी किसी को ढूंढ रहा था। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अस्तित्व बाबा, कहाँ है आप? उस आदमी की आवाज पूरे मणिकर्णिका घाट पर गूंज रही थी। इस वक्त घाट पर कई सारी चिता जल रही थी। इसी बीच उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े एक 14-15 साल के लड़के पर गया, जो कि घाट के किनारे पर खड़ा होकर जलती हुई चिताओं को देख रहा था। वह आदमी दौड़ता हुआ उस लड़के के पास आ गया। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, अस्तित्व बाबा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? राजा साहब आपके घर बुला रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर वह लड़का, जो कि किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा होकर जलती हुई चिताओं को देख रहा था, उसने पलटकर उस आदमी की तरफ देखा। उस लड़के की उम्र 14-15 साल के आसपास थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किसी एडल्ट की तरह थे। मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। आंखों में सिर्फ गुस्सा और सब कुछ तबाह करने की चाह। वह दिखने में किसी राजकुमार की तरह था। फेयर स्किन, गहरी काली आंखें। उस लड़के ने बिना किसी इमोशन के कहा, आप घर जाए, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। कहते हुए वह फिर से जलती हुई चिताओं को देखने लगा। उस आदमी ने अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अस्तित्व बाबा, क्या देख रहे हैं आप? अस्तित्व ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी की आखिरी मंजिल देख रहे हैं। जिस रास्ते पर चलते हुए इंसान अपने अपनों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता, आखिर में उसकी मंजिल क्या होती है? यही मंजिल होती है। लकड़ी के साथ उसे उसके अपने ही जला देते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर उस आदमी ने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, अस्तित्व बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। अस्तित्व ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मनोहर, तुम चले जाओ यहाँ से, हमें यहीं पर सुकून मिलता है, हम यहीं पर बैठेंगे। कहते हुए अस्तित्व घाट के किनारे पर जाकर बैठ गया। वह आदमी, जो कि अस्तित्व के घर का सर्वेंट था, उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या से क्या बन गए हैं आप? पता नहीं महादेव ने क्या लिखा है आपकी किस्मत में। कहते हुए वह आदमी वहां से चला गया। वहीं अस्तित्व अपनी खाली आंखों से घाट के पानी को देखने लगा। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, एक दिन पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इस दुनिया में अगर जीना है तो सिर्फ पावर और पैसे की जरूरत है, सिर्फ पावर और पैसे की। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने जलती हुई चिताओं की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा दर्द नजर आ रहा था। अस्तित्व ने एक नज़र फिर से जलती हुई चिता की तरफ देखा और गंगा घाट के शांत पानी को देखकर वहां से चलते हुए बाहर आ गया। बाहर मनोहर कार के पास खड़ा होकर उसी के आने का इंतजार कर रहा था। अस्तित्व को देखते ही उसने कार का दरवाजा खोल दिया। अस्तित्व जाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया और मनोहर जाकर ड्राइवर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मुंबई राठौर मेंशन। 35 साल की खूबसूरत सी लड़की चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत, वेयर आर यू? उसके चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। काफी देर तक चिल्लाने के बाद आखिर में उस लड़की ने इरिटेट होते हुए कहा, इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, एक नंबर की बदमाश हो गई है ये लड़की। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, एक बार आप वापस आ जाए डेविल, हमको भी नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वह अभी भी गुस्से से चिल्ला ही रही थी कि उसके कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ मन्नत, क्या हुआ? इस आवाज को सुनकर वह लड़की, जो कि कोई और नहीं मन्नत थी, उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे 55 साल की एक औरत खड़ी थी। मन्नत ने सामने खड़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, इस नालायक लड़की ने फिर से तबाही मचा दी है, इसके रूम में जाकर देखिए, पता नहीं कहाँ चली गई, हमें देर हो जाएगी। डेविल ने कहा था कि शाम तक रेडी रहना है, 2 बज चुके के हो और पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। मन्नत की बात सुनकर कशिश ने हंसते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता कि वह कहाँ होगी? मन्नत ने जैसे ही यह सुनो उसने अपने सर पर मारते हुए कहा, लगता है इस लड़की की वजह से मैं एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। कहते हुए मन्नत सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर कशिश ने कहा, मन्नत धीरे, आप गिर जाएंगी। मन्नत ने पीछे पलटकर हंसते हुए कहा, नहीं गिरेंगे मॉम, फिक्र मत कीजिए। कहते हुए मन्नत जैसे ही वापस दौड़ने को हुई उसका पैर फिसल गया, वह नीचे गिरती है इससे पहले ही तो मजबूत बाहों ने उसे कमर से पकड़कर संभाल कर बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, मन्नत, आर यू मैड? इस आवाज को सुनते ही मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने अथर्व खड़ा था, जो कि उसे गुस्से से देख रहा था।
अथर्व को देखकर मन्नत ने दांत दिखाते हुए कहा, वह तो हम आपकी शहजादी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, आपने इतना बिगाड़ के रखा है कि पता नहीं कहां से कहां भटकती रहती है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने मन्नत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, डोंट यू थिंक कि आजकल आप मेरी प्रिंसेस की कुछ ज्यादा ही बुराई करने लगी है। माना कि वह आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप उनसे जलेंगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, इसका मतलब आपको लगता है कि हम आपकी शहजादी से जलते हैं? अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मन्नत की गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, समझने से क्या मतलब है, आप सच में जलती है हमारी शहजादी से? वैसे हैं कहाँ हमारी राजकुमारी? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अथर्व को खुद से दूर करके अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, उसे ही तो ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक रही है, भटकती आत्मा की तरह। अमानत कहाँ छुपी हो, बाहर आ जाओ। मन्नत के चिल्लाने पर अथर्व ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, उसे खेलने दो, तब तक हम दोनों रूम में चलकर खेलते हैं। कॉरिडोर में खड़ी कशिश उन दोनों की हरकतें देखकर हंसते हुए वहां से चली गई। वही अथर्व बात सुनकर मन्नत उसे गुस्से से घूरने लगी। उसने अथर्व को घूरते हुए कहा, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना आपको, 2 बच्चों के बाप बन चुके हैं आप। अथर्व ने मन्नत की कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तो क्या हुआ, तीसरा बच्चा पैदा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तीसरे की प्रिपरेशन करते हैं। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को गोद में उठा लिया। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दीजिए हमें उस नालायक लड़की को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ चली गई। अथर्व ने मन्नत को घूरते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस की बुराई करने के पनिशमेंट तो मिलेगी ना। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर सीढ़ियों से ऊपर आने लगा। मन्नत उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर अथर्व उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अथर्व ने रूम में लाकर मन्नत को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। मन्नत ने अथर्व को खुद से दूर करते हुए कहा, डेविल, पर अथर्व ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, हमारे बच्चों के आने के बाद तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना मेरी जान। कहते हुए अथर्व एग्रेसिव होकर मन्नत को किस करने लगा। आखिर में अथर्व से परेशान होकर मन्नत ने उसे रोकना बंद कर दिया और खुद भी उसका साथ देने लगी। वह दोनों एक दूसरे को किस करने में खोए हुए ही थे कि मन्नत को अचानक से कुछ आवाज आई। मन्नत ने अथर्व को रोकते हुए कहा, डेविल स्टॉप। मन्नत के इस तरह से रोकने की वजह से अथर्व ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा और आंखों से कोई उसे कुछ इशारा किया। मन्नत का इशारा देखकर अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अगले ही पर दोनों बेड से उतरकर नीचे झुककर देखने लगे। उनके बेड के नीचे एक छोटी सी शैतान अपने हाथ में कई सारे चिप्स, कई सारी आइसक्रीम लेकर मजे से आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। मन्नत ने तेज आवाज में कहा, अमानत। मन्नत की आवाज़ सुनते ही बैग के नीचे मजे से अपने चिप्स, अपने स्नैक्स और अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही अथर्व की प्रिंसेस के चेहरे का रंग उड़ गया। अथर्व ने प्यार से कहा, प्रिंसेस बाहर आ जाओ। मन्नत जो कि नीचे छुपी हुई थी, वह कभी अथर्व को देखती तो कभी मन्नत को। उसने रोने जैसी आवाज में कहा, डैडी बचाओ मुझे। कहते हुए अमानत बैग के नीचे से घुटनों के बल चलती हुई आकर सीधा अथर्व के सीने से लिपट गई। अमानत राठौर, अथर्व राठौर और मन्नत राठौर की 8 साल की बेटी जितनी प्यारी उतनी ही शैतान और बदमाश शैतानियां करने में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली अमानत अथर्व की जान है। अथर्व ने अमानत को अपने गले से लगाते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही थी? मन्नत गुस्से से उन दोनों को घूर कर देख रही थी। उसने अमानत के कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, नालायक लड़की, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ से छुपाकर आइसक्रीम खा रही थी, मना किया था ना आइसक्रीम खाने से। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर मन्नत की तरफ देखा। छोटा सा गोल मटोल चेहरा, दूध की तरह सफेद दांत, हल्की बुरी आंखें, दिखाने में बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह। अमानत टुकुर टुकुर मन्नत को देख रही थी। मन्नत के कान के खींचने की वजह से अमानत ने रोने जैसा चेहरा बनाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी मॉम मुझसे जलती है क्योंकि मैं ज्यादा प्रिटी हूँ। कहते हुए अमानत अपनी टुकुर टुकुर आंखों से टिमटिमाते हुए अथर्व की तरफ देखने लगी। अथर्व ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, यस माय प्रिंसेस, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत बेबी हो। अथर्व की बात सुनकर अमानत के गोरे गोरे गाल लाल हो गए। उसने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, डैडी हमें शर्म आ रही है। अमानत की बात सुनकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। अथर्व ने अमानत को अपनी गोद में उठाया और खड़ा हो गया। मन्नत अभी भी उन दोनों को घूर कर देख रही थी। अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी आप डैडी को और मुझे नजर मत लगाओ, हम दोनों बहुत प्रीति है। कहते हुए अमानत ने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, और व्हाट अबाउट मी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मन्नत की बात सुनकर अथर्व और अमानत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तभी मन्नत के कानों में एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी मॉम दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉम है। इस आवाज़ का सुनकर मन्नत ने पलटकर देखा था। दरवाजे पर एक 14-15 साल का लड़का खड़ा था जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था।
उस लड़के को देखते ही मन्नत ने अपने दोनों बाहों खोलते हुए कहा, मेरा बेबी मन्नत की। इतना कहते ही वह लड़का जाकर मन्नत के गले से लग गया, जिसे देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। अथर्व ने से घूरते हुए कहा, तुमसे कहा था ना मेरी वाइफ से दूर रहना। अथर्व की बात सुनकर उस लड़के ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व को घूरते हुए कहा, डोंट यू थिंक डैड कि आपकी वाइफ मेरी मॉम है तो आपसे ज्यादा उन पर मेरा हक है। उस लड़के की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। मन्नत ने उस छोटे से लड़के को अपने सीने से लगाकर मुंह बनाते हुए कहा, अबीर डार्लिंग, तुम्हें फालतू लोगों की बकवास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद तो अपनी बेटी पर दुनिया जहाँ का प्यार लूट आएंगे और जब मेरा बेटा मुझ पर लुटाना चाहे तो इनको जलन होती है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अथर्व की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डैडी मम्मी आपको जल रही है, बोल रहे हैं क्या आप सच में जल रहे हो? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने अपने बेटे अबीर, जो कि अब 15 साल का हो चुका था, उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए अथर्व अमानत को अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर मन्नत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या इन दोनों ने हमें इग्नोर किया? अबीर ने मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यस मॉम, उन्होंने हमें इग्नोर किया। अब आपको भी डैड को इग्नोर करना है, वह भी पूरे 1 मंथ तक। जब हम बनारस जाएंगे ना तो आप डैड के साथ बात ही मत करना, तब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मॉम को इग्नोर करने का नतीजा क्या होता है। अबीर की बात सुनकर मन्नत ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल मैं बहुत इग्नोर करूंगी इनको, कि समझते क्या है खुद को, उनकी हिम्मत कैसे हमें इग्नोर करने की, और इस शैतान की नानी को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बंदर की तरह आइसक्रीम खाती है चुरा चुरा के। कहते हुए मन्नत ने फ्लो की तरफ देखा, जो कि उसकी शैतान बेटी ने पूरी और गंदा कर दिया था। एपिसोड 2। मन्नत की बात सुनकर अबीर ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, यू नो द मोम प्रिंसेस के लिए उसकी दुनिया आइसक्रीम है और उसका प्रिंस चार्मिंग जो पता नहीं कहाँ है। अबीर की बात सुनकर मन्नत हंसने लगी। शाम का वक्त, पूरा राठौर परिवार इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था। मन्नत अथर्व को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वही अमानत इस वक्त एक क्यूट सी प्रिंसेस फ्रॉक पहनकर अबीर की गोद में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। अबीर ने टिश्यू पेपर से उसका मुंह क्लीन करते हुए कहा, और कितनी आइसक्रीम खानी है आपको? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई यू नो आई लव आइसक्रीम। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा तो अगर कोई आपको आइसक्रीम देगा तो आइसक्रीम के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाओगी? अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं आइसक्रीम लूंगी और फिर वापस भाग कर आ जाऊंगी। कहते हुए वह हंसने लगी। उसकी स्माइल को देखकर अबीर ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, आप बहुत शैतान हो गई हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने दांत दिखा दिए। तभी मन्नत और अथर्व, जो कि कुछ दूरी पर बैठे हुए, वो उनके पास आ गए। मन्नत ने अमानत का हाथ पकड़ते हुए कहा, बदमाश लड़की, कितने आइसक्रीम खानी है तुम्हें, छोड़ो उसे। अमानत ने अपनी आइसक्रीम को जल्दी से मुंह में भरते हुए आइसक्रीम चबाते हुए तोतली आवाज में कहा, ना मामा, आइसक्रीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कहते हुए वो जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खाने लगी। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए अथर्व से कहा, कुछ कीजिए इस लड़की का, वरना एक दिन आइसक्रीम के पीछे यह पागल हो जाएगी। कभी कभी तो लगता है किसी आइसक्रीम के फैक्ट्री वाले के साथ इसकी शादी करनी पड़ेगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, सच में मामा, आप हमारी शादी आइसक्रीम वाले से करोगी? अमानत को खुश होते हुए देखकर मन्नत ने अपना सर पीट लिया। वही अबीर हंसने लगा। उसने हंसते कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हारी शादी आइसक्रीम के ठेले वाले के साथ कर देंगे। उसके बाद तुम उसके साथ घूमते हुए दिन भर आइसक्रीम खाती रहना। अपनी माँ और अपने भाई की बात सुनकर छोटी सी अमानत खुश हो गई। वही अथर्व घूरकर उन दोनों को देखने लगा, जो कि उसकी मासूम बेटी का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद राठौर फैमिली मुंबई से बनारस के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठकर निकल चुकी थी। इस वक्त मन्नत अपने प्राइवेट जेट के अपने रूम में बैठकर अमानत को देख रही थी, जो कि सुकून से सो रही थी। मन्नत अमानत के सर पर हाथ फेर रही थी। तभी रूम में अथर्व आया। उसने मन्नत की तरफ देखकर प्यार से कहा, व्हाट हैपन? मन्नत ने अथर्व की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। 8 साल पहले अमानत कितनी छोटी थी और आज यह इतनी शैतान हो गई है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वक्त और रफ्तार से भागेगा और यह और जल्दी जल्दी बड़ी होगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं? क्या हम इसे वो खुशियां दे रहे हैं जिसका प्रॉमिस हमने किया था? कहते हुए मन्नत की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, हम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और तब तक करेंगे तब तक हम कर सकते हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसे गले से लगाकर रोते हुए कहा, हमें उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। जब भी अमानत को देखते हैं लगता है वह मेरे पास है। कहते हुए मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। अथर्व ने मन्नत को प्यार से अपने सीने से लगाकर चुप करते हुए कहा, रोने की जरूरत नहीं है, जो गुजर चुका है वह वक्त वापस नहीं आ सकता। अथर्व मन्नत को शांत कर ही रहा था कि तभी उन दोनों के कानों में अमानत की आवाज सुनाई दी, मामा आप क्यों रो रही हो?
अमानत की आवाज़ सुनकर मन्नत ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठकर अमानत की तरफ देखा। वह नींद भरी आंखों से बेड पर बैठकर उन्हें देख रही थी। मन्नत ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें पता है आपकी वह रो रही हो। मन्नत ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा आपको पता है, बताइए कि हम क्यों रो रहे थे। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपको साक्षी माँ की याद आती है ना। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आपने ही तो कहा था ना, हम जिससे प्यार करते हैं हमें उन्हें याद करके खुश होना चाहिए, तो फिर आप क्यों रो रही हो। अमानत की बात सुनकर मन्नत बस प्यार से उसे देखने लगी। अथर्व ने एक साथ उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, यही तो मैं आपकी मामा से कहा था, पर आपकी मम्मा छोटे बच्चों की तरह रोती रहती है, वह आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है ना, इसलिए। अथर्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, हाँ डैडी माँ मेरी तरह स्ट्रांग नहीं है। वह तीनों एक दूसरे को गले लगा कर बैठे हुए ही थे कि तभी उन्हें अबीर की आवाज़ सुनाई दी। फैमिली मोमेंट शेयर कर रहे हो, वह भी मेरे बिना। अबीर की आवाज़ सुनकर उन तीनों ने पलट कर देखा तो वह मुंह बनाकर उन तीनों को ही घूर कर देख रहा था। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हमने तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला है। कहते हुए उसने अपनी बाहें खोल दी। अबीर भी आकर एक साथ उन तीनों के गले से लग गया। शाम के 6 बजे वह लोग बनारस के रास्तों पर थे। मन्नत इस वक्त अमानत की तरफ देख रही थी, जो कि चमकती आंखों से खिड़की से बाहर की नज़रों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मन्नत ने अमानत की गालों को चूमते हुए कहा, आपको बनारस बहुत पसंद है ना। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मॉम, हमें बनारस बहुत पसंद है, यहाँ के घाट कितने खूबसूरत हैं ना, पर हम साल में यहाँ पर एक ही बार क्यों आते हैं, हम हमेशा नहीं आ सकते क्या यहाँ पर घूमने के लिए। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आप अपने डैडी से कहो, आपके डैडी हमेशा बिजी रहते हैं, उनकी वजह से ही तो हम कहीं नहीं जा पाते। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अथर्व की तरफ देखा, जो कि अबीर के साथ बात कर रहा था। अमानत में उन दोनों की तरफ देखकर मन्नत की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप मुझे डैडी के खिलाफ भड़का रही हो ना मॉम, मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगी। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें छोटी हो गई। यह छोटा शैतान हमेशा उसे धमकी देती रहती थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक सोसाइटी में इंटर हुई। ये काफ़ी लग्जरियस सोसाइटी लग रही थी। एक खूबसूरत से मेंशन के सामने उनकी कार आकर रुकी। करके रुकते ही अथर्व, मन्नत, अमानत, अबीर चारों बाहर आ गए। यह उनका ही बना रास्ता मेंशन था, जिसे अथर्व बने 8 साल पहले खरीदा था। जब भी वह लोग यहाँ पर आते थे इसी मेंशन में रुकते थे। मेंशन के आसपास कई सारे आलीशान मेंशन थे, पर हर एक मेंशन का अलग ही एरिया था। थके होने की वजह से सभी लोग मेंशन के अंदर जाकर अपने अपने रूम में चले गए। अमानत भी अपने हमेशा के रूम में जाकर बेड पर पसर गई। उसका रूम प्रिंसेस की तरह डेकोरेट किया गया था। पिंक कलर की थीम से डेकोरेट किया गया रूम, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर टेडी बियर्स थे। अमानत को सॉफ्टवेयर टेडी बियर्स, चॉकलेट और आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद थी। वह जल्दी से उठकर अपने रूम की बालकनी में आ गई और कुछ दूरी पर एक खूबसूरत से मेंशन की तरफ देखने लगी। उसने क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहा, आज गिटार की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है। अमानत यह सब सो ही रही थी कि उसे एक रूम की बालकनी में एक परछाई नजर आई, जिसे देखते ही अमानत खुशी से अपनी जगह पर कूदने लगी। उसने खुद से कहा, हमारा प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई। छोटी सी अमानत की हाइट भले ही कम थी, पर फिर भी वह उछल उछल कर उसे परछाई को देखने की कोशिश कर रही थी। वह परछाई को क्लियर तो नहीं देख पा रही थी, पर यह देख पा रही थी कि जो कोई भी इंसान इस वक्त बालकनी में खड़ा है उसकी उम्र उसके भाई अबीर जितनी है। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आज ये गिटार क्यों नहीं बज रहे हैं, पूरे 1 साल तक वेट करना पड़ता है इनकी गिटार की म्यूजिक सुनने का। अमानत ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में गिटार की आवाज़ सुनाई दी। अमानत ने अपनी आंखें बंद की और म्यूजिक को सुनने लगी। वही मन्नत के मेंशन से कुछ दूरी पर एक आलीशान मेंशन के एक रूम की बालकनी में एक 14-15 साल का लड़का शर्टलेस होकर अपने हाथ में गिटार पकड़कर आसमान की तरफ देखते हुए एक म्यूजिक प्ले कर रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, अस्तित्व। इस आवाज़ को सुनते ही उसे लड़के के हाथ गिटार की तार पर चलते चलते रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक 60-65 साल का बुजुर्ग इंसान खड़ा था। अस्तित्व को कुछ न बोलते हुए देखा करो। बुजुर्ग इंसान अस्तित्व के पास आ गया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपने डिनर क्यों नहीं किया। अस्तित्व ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है नाना जी, आप कर लीजिए डिनर। कहते हुए अस्तित्व दोबारा गिटार की तारों पर अपनी उंगलियां चलने लगा। उसे इंसान ने धीरे से कहा, कब तक अतीत की यादों को याद करके इस तरह से खुद को तकलीफ देते रहेंगे। अभी आपकी उम्र की क्या है, भूल जाए सब कुछ और आगे बढ़िए जिंदगी में।
अपने नाना जी की बात सुनकर अस्तित्व ने कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम अपने अतीत से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते मिस्टर अधिराज शेखावत, कभी भी नहीं। और मैं भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि मैं अपने अतीत को याद करके खुद को इस कदर मजबूत बनाना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई भी मुझे न तोड़ पाए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज शेखावत, जो कि उसके नाना जी थे, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, पर अस्तित्व ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अधिराज जी ने खुद से कहा, काश जो साल पहले हुआ वह ना हुआ होता। कहते हुए वह वहां से चले गए। अस्तित्व मैंने अपनी आंखें बंद की और दोबारा गिटार की तारों पर अपनी उंगलियां चलने लगा। उसका ध्यान आसमान की तरफ था। तभी उसका ध्यान अपने आप दूसरे मेंशन की बालकनी में खड़ी छोटी सी अमानत पर गया। वह अमानत को ठीक से तो नहीं देख पा रहा था, पर उसकी छोटी सी परछाई को देखकर उसने खुद से कहा, हर साल इसी दिन उसे बालकनी में कौन खड़ा रहकर मुझे देखता है। अमानत, जो अपनी आंखों को बंद करके म्यूजिक को सुन रही थी, अचानक से म्यूजिक बंद होने की वजह से उसका मुंह बन गया। उसने बालकनी की परछाई की तरफ देखा और जैसे ही उसका ध्यान किया कि बालकनी में खड़ा इंसान उसे ही देख रहा है, वह भागते हुए अपने रूम में आ गई। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, ओ माय गॉड, हमारे प्रिंस चार्मिंग ने हमें देख लिया। अब हम क्या करें? अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो? कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। वही अस्तित्व में भी देख लिया था कि वह छोटी सी बच्ची जो उसे चुप कर देख रही थी, जैसे ही उसका ध्यान उस पर गया वह दौड़ते हुए अपने रूम में भाग गई। अस्तित्व ने खुद से कहा, जब सामने आने की हिम्मत नहीं है तो देखती क्यों है मुझे? कहते हुए अस्तित्व ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और दोबारा आसमान की तरफ देखते हुए गिटार की तारों पर अपनी उंगलियां चलने लगा। दोबारा म्यूजिक की आवाज कान में पड़ते ही अमानत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा करके खुद से कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम है, हमें उनसे मिलना चाहिए क्या? पर अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? कहते हुए अमानत डीबीसी कदमों से चलती हुई वापस बालकनी में आ गई। उसने देखा तो इस वक्त उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि आसमान की तरफ देखकर गिटार की तारों पर अपनी उंगलियां चल रहा था। अमानत ने खुद से कहा, कल हम पक्का आपसे मिलेंगे प्रिंस चार्मिंग की अमानत राठौर का खुद से प्रॉमिस है। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। तभी उसके कानों में मन्नत की आवाज सुनाई दी, अमानत डिनर के लिए नीचे आओ। मन्नत की आवाज सुनकर अमानत दौड़ते हुए बालकनी से अपने रूम में आ गई। मन्नत ने जैसे ही अमानत को बालकनी से इधर भागते हुए देखा, उसने अपनी छोटी आंखों से अमानत को घूरते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब भी यहाँ पर आती हो बालकनी में क्यों चिपकी रहती हो? बालकनी में ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है? साल भर यहाँ आने के बाद दिन भर तुम अपने रूम को छोड़कर बालकनी में बैठी रहती हो। मुझे देखने दो कि आखिर बालकनी में ऐसा क्या है। कहते हुए मन्नत बालकनी की तरफ जाने लगी। अमानत में जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, मॉम कुछ नहीं, हमें वहाँ पर अच्छा लगता है, चलो ना, हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने खुद से कहा, इस शैतान लड़की के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पता लगाना होगा। एपिसोड 3। अमानत के इस तरह से लिपटने की वजह से मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बस हमारे पेट में चल रहा है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा, उनको भूख लगी है मम्मा, चलो ना। मन्नत ने छोटी आंखों से अपनी उस बदमाश की तरफ देखा और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो, वरना कहीं आपके पेट से कुत्ता, बिल्ली और चूहा बाहर आकर आपकी मॉम को काट ना ले। मन्नत की बात सुनकर अमानत खिलखिलाकर हंसने लगी। मन्नत ने अमानत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर आने लगी। अमानत पलट पलट कर बालकनी की तरफ देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग को हम कब देखेंगे? कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। कुछ देर बाद राठौर फैमिली ने साथ में मिलकर डिनर किया और थोड़ी देर के लिए गार्डन में घूमने के लिए चले गए। अमानत अबीर के साथ गार्डन में मस्ती कर रही थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत आपको यहाँ पर आना क्यों पसंद है? अमानत ने अबीर की तरफ देखा और फिर अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, क्योंकि हमारे प्रिंस चार्मिंग यहाँ पर हैं। अमानत को कुछ ना बोलते हुए देखकर अबीर ने उसके पास आते हुए कहा, अमानत मैंने आपसे कुछ पूछा है। अबीर का सवाल सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ऐसे ही हमें घाट पर जाना बहुत पसंद है भाई, पर हम साल में यहाँ पर सिर्फ एक बार क्यों आते हैं? हम हमेशा यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्योंकि डैडी को काम होता है, आपका और मेरा स्कूल होता है, मॉम को भी अपना काम होता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आ सकते। और वैसे भी हम बनारस सिर्फ इस वक्त इसलिए आते हैं क्योंकि। कहते हुए अबीर चुप हो गया। अबीर को चुप होते हुए देखकर अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा, साक्षी माँ और आयुष्पा की सोल को अच्छा लगे, इसलिए पूजा करने के लिए ना भाई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया।
अमानत ने आसमान की तरफ देखकर 2 स्टार की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, क्या वो साक्षी माँ और आयुष पा है भाई? आयुष ने मुस्कुराते हुए बस अपना सर हिला दिया। मन्नत और अथर्व कुछ दूरी पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गार्डन की घास पर बैठे हुए थे और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से प्यार से रहे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार से रहेंगे, पर आपको भी तो मेरे साथ प्यार से रहना होगा ना? मन्नत ने अथर्व को घूरते हुए कहा, देविल आप भी ना। आपको हर वक्त हर पल बस रोमांस सूझता रहता है, बुढ़ापा गया है, अब तो आप थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। मन्नत की बातें सुनकर अथर्व ने मन्नत को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा जी, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लगता है आपको बताना होगा कि मैं बूढ़ा हूँ या नहीं। अथर्व की बातें सुनकर मन्नत के गाल गुलाबी हो गए। उसने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आप बूढ़े के साथ साथ और ज्यादा बेशर्म हो चुके हैं। अथर्व ने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके गालों पर किस करते हुए कहा, ठीक है, आज ये बूढ़ा इंसान आपको अपनी बेशर्मी दिखाएगा और अपनी ताकत भी दिखाएगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, चलिए कल सुबह घाट पर भी जाना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपना सर हिलाया और मन्नत को गोद में लेकर खड़ा हो गया। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, उतारने के लिए नहीं पकड़ा है मेरी जान। कहते हुए अथर्व ने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, अभी अमानत अपने अपने रूम में जाकर सो जाना, अब आपके डैडी को आपकी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना है। उन दोनों की बातें सुनकर अमानत और अबीर दोनों ने हंसते हुए कहा, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैडी। कहते हुए दोनों ने उन दोनों को फ्लाइंग किस दे दी। अथर्व ने आंख मारकर उन दोनों की तरफ देखा और मन्नत को लेकर वहां से अंदर चला गया। मन्नत ने गुस्से से कहा, आपने हमारे दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया है। अथर्व ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, अथर्व राठौर के बच्चे हैं वो, बिगड़ना तो है ही उन्हें। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर रूम में आ गया। वही गार्डन में कुछ देर तक घूमने के बाद अमानत और अबीर दोनों अंदर आ गए। अबीर ने अमानत के माथे पर किस करते हुए कहा, चुपचाप जाकर सो जाना, कोई मस्ती मत करना। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हम मस्ती नहीं करते हैं। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मस्ती तो मैं करता हूँ है ना। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो भाई। कहते हुए उसने अबीर के बालों को खींचा और भागकर अपने रूम में घुस गई। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत बहुत शैतान हो गई हो आप। कहते हुए वो अपने रूम में चला गया। वही अपने रूम में आते ही अमानत ने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया और दौड़ते हुए बालकनी में आ गई। बालकनी में आकर उसने सामने के घर की बालकनी की तरफ देखा, जहां पर थोड़ी देर पहले तक अस्तित्व गिटार बजा रहा था, पर इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, वो कहाँ चले गए हैं? हमें गिटार सुननी थी, ये सब कुछ मॉम की वजह से हुआ है। मॉम नहीं आती तो हम अभी तक उनकी गिटार सुन रहे होते। आप कहाँ चले गए प्रिंस चार्मिंग? अमानत को आपको देखना है, वापस आ जाओ ना। कहते हुए अमानत अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई। उसका चेहरा लगता हुआ था। तभी फिर से उसके कानों में गिटार की आवाज सुनाई दी। उसने खुशी से उछलते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे अंधेरे में फिर से वही परछाई नजर आई। उसने खुद से कहा, हम अब आपसे मिलकर रहेंगे, आ रही है आपकी अमानत आपसे मिलने के लिए। प्रिंस चार्मिंग तैयार हो जाए। ये कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, हमें शर्म आ रही है। कहते हुए वो वहीं पर उछलने लगी। वही बालकनी में बैठा अस्तित्व आसमान की तरफ देखकर गिटार की तारों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। इस वक्त वो ए दिल है मुश्किल सॉन्ग की म्यूजिक बजा रहा था, जो कि अमानत को बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अपनी आंखों को बंद करके म्यूजिक सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने अमेजिंग है। करीब आधी रात तक अमानत नींद की झपकियां लेते हुए उस म्यूजिक को सुन रही थी, क्योंकि अस्तित्व अभी भी बालकनी में बैठकर वही म्यूजिक बजा रहा था। उसने खुद से कहा, हम सो जाते हैं वरना कल मम्मा पक्का पिटाई करेगी। बाय बाय प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे से हाथ को आगे करके फ्लाइंग किस करते हुए कहा, हम कल आपसे पक्का मिलेंगे। ये कहते हुए अमानत अपने रूम में आकर अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगा कर सो गई। उसे अभी भी म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसके लिए लोरी का काम कर रही थी। कुछ ही देर में अमानत की आंख लग गई और वो सुकून की नींद सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बजे
इस वक्त अमानत के रूम में मन्नत अमानत को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, पर अमानत मैडम उठने को तैयार नहीं थी। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, अमानत उठ जाए, और कितना सोना है आपको। मन्नत के लाख उठाने के बाद भी अमानत मैडम उठने के लिए तैयार नहीं थी। मन्नत ने इरिटेट होते हुए कहा, कितना सोना है आपको, उठ जाए अमानत। अमानत ने पिलो में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, सोने दो ना मॉम, अमानत की बेबी स्लिप कंप्लीट नहीं हुई। अगर हमारी बेबी स्लिप कंप्लीट नहीं हुई तो हम ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, हमें सोने दो, कहते हुए अमानत पिलो में अपना चेहरा छुपाकर लेट गई। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, देविल। मन्नत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अथर्व और अबीर, जो कि अभी अभी जिम से बाहर आए थे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अबीर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलिए डैड चलिए, आपकी मिसेज आपको बुला रही है। अबीर की बात सुनकर अथर्व ने घूर कर उसे देखा और तेज कदमों से चलता हुआ अमानत के रूम के अंदर आ गया। उसने देखा कि उसकी छोटी सी शहजादी सुकून से सो रही है और उसकी बीवी उसे गुस्से से घूर रही है। अथर्व ने अमानत के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपन, चिल्ला क्यों रही है मन्नत आप। मन्नत ने अथर्व को घूरते हुए कहा, इसे उठाए वरना हम आप दोनों को घर से निकाल देंगे, आपकी ये लाडली पता नहीं क्या करती रहती है। हमें देर हो जाएगी और ये महारानी उठने का नाम नहीं ले रही है, कह रही है कि बेबी स्लिप कंप्लीट नहीं हुई। मन्नत की बातें सुनकर अथर्व ने बेड पर सो रही अमानत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, प्रिंसेस उठ जाए, कितना सोना है आपको। अथर्व की आवाज़ सुनकर अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर क्यूट सी आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग डैड, कहते हुए अमानत ने अथर्व के गाल पर किस कर लिया। अथर्व ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, मॉम को क्यों परेशान कर रही थी आप। अमानत ने अथर्व के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहा, यू नो ना डैडी, मॉम जब गुस्सा करती है तो बहुत मजा आता है। अमानत की बातें सुनकर अथर्व हंसने लगा। वही उन दोनों को हंसते हुए देखकर मन्नत ने पैर पटकते हुए कहा, हमें आप दोनों से बात ही नहीं करनी है और हमारा बेटा, हम दोनों ही जा रहे हैं घाट पर, आप दोनों बाप बेटी यहाँ पर भांगड़ा करना। ये कहते हुए मन्नत वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए देखकर अमानत ने हंसते हुए कहा, मम्मा फिर से गुस्सा हो गई डैड, अब क्या करोगे आप। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मम्मा को मनाना हमें अच्छे से आता है मेरी जान, पर आप ही उन्हें परेशान करती हो। बदमाश हो गई हो आप, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें घाट पर जाने में देर हो जाएगी। आपको घाट पर जाना पसंद है ना। घाट पर जाने की बात सुनते ही अमानत की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने चमकती आंखों के साथ कहा, बहुत पसंद है डैडी, कहते हुए अमानत की आंखों के सामने अस्तित्व का चेहरा घूमने लगा। कुछ देर बाद अमानत, अथर्व, मन्नत चारों 80 घाट पर मौजूद थे। सुबह सुबह का वक्त वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। अबीर इस वक्त अथर्व और मन्नत के साथ पंडित जी के पास खड़ा था। वहां पर पंडित जी पूजा की प्रिपरेशन कर रहे थे। वही अमानत घर के पुराने सर्वेंट रामू का हाथ पकड़कर यहाँ से वहां घूम रही थी। रामू ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेबी, आपको किसके पास जाना है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप चुप रहो ना रामू काका, हम हमारे प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ रहे हैं, वो यहीं पर आते हैं, हमें पता है, कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। उसने पैर पटकते हुए कहा, क्या आज आप नहीं आए हैं प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत ने रामू का हाथ छोड़ दिया। रामू अभी अमानत की तरफ देख रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, रामू भैया। इस आवाज़ को सुनकर रामू ने पलटकर देखा तो उसे अपनी पहचान का कोई दिखाई दिया। रामू ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेबी, आप यहीं पर रुको, हम अभी आते हैं, कहते हुए रामू अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। अमानत ने इस वक्त एक वाइट कलर का सलवार सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हम आपको ढूंढ के ही रहेंगे, अमानत कुछ भी कर सकती है, कहते हुए अमानत अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए घाट की दूसरी तरफ आ गई। उसने दूर तक नज़र घुमाकर देखा पर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। 4 साल पहले जब वो 5 साल की छोटी सी शहजादी थी, तब उसने पहली बार यहाँ पर अपने प्रिंस चार्मिंग को देखा था। तब से हर साल वो बनारस आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। साल में एक ही बार तो वो अपने प्रिंस चार्मिंग को देख पाती थी। अमानत अभी उसे ढूंढ ही रही थी कि उसका ध्यान घाट में से निकल रहे एक हैंडसम लड़के पर गया। उसे देखते ही उसने कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग, कहते हुए अमानत दौड़ते हुए उस डायरेक्शन में भागने लगी। अमानत घाट की दूसरी तरफ थी और जिस तरफ अस्तित्व था वहां पर जाने में उसे कम से कम 30-40 कदम भागना था। वो दौड़ रही थी कि तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसला। अमानत की चीख निकल गई। अगले ही पल अमानत सीधे घाट के पानी में गिर गई।
अस्तित्व जो कि दूसरी तरफ से अभी अभी निकला था, किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसने अपना चेहरा फेर कर देखा। उसका ध्यान पानी में अपने हाथ पैर मार रही एक बच्ची पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने थोड़ी देर तक उस हाथ पैर मार रही बच्ची की तरफ देखा और फिर डुबकी लगाकर एक ही सांस में तैरता हुआ उस बच्ची के पास आ गया। अमानत जो कि पानी में गिरते ही चिल्लाते हुए अपनी मॉम अपने डैडी को बुला रही थी, अचानक से उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। छोटी सी अमानत ने किसी को महसूस करके जल्दी से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, ऐसे मत पकड़ो, मैं तैरूंगा कैसे। इस आवाज़ को सुनते ही अमानत ने धीरे से कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत पूरी तरह से अस्तित्व से लिप्त गई। अस्तित्व ने खुद से कहा, इरिटेटिंग लड़की। कहते हुए उसने अमानत को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से तैरते हुए घाट के किनारे की तरफ आने लगा। अब अमानत अस्तित्व का चेहरा देख पा रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे घूरते हुए कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम हैं। एपिसोड 4। अस्तित्व अमानत को अपनी गोद में लेकर घाट के किनारे पर आ गया था। उसने अमानत को सीढ़ियों पर बिठाकर उसे घूरते हुए कहा, जब चलना नहीं आता तो यहाँ पर उछल कूद क्यों करती हो बच्ची। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। वो पूरी गीली हो चुकी थी। उसने अस्तित्व को देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, प्रिंस चार्मिंग आप कितने हैंडसम हो। अस्तित्व ने अमानत के मुंह से प्रिंस चार्मिंग सुनकर उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा नाम प्रिंस चार्मिंग नहीं है। कहते हुए अस्तित्व वहां से बाहर निकलने को हुआ। अमानत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर आप तो हमारे प्रिंस चार्मिंग हो। अस्तित्व ने गुस्से से अमानत को घूरते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। अमानत ने मजबूती से उसके हाथ को पकड़कर खड़े होते हुए कहा, नहीं, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। इतने दिनों बाद तो मिले हो, हमेशा हम आपको दूर से देखते हैं, इतनी दूर से। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मतलब। अमानत की हाइट अस्तित्व के सीने से भी नीचे थी। अमानत 8 साल की थी और अस्तित्व 14 साल का। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे आप रोज गिटार बजाते हो ना, हम आपकी म्यूजिक सुनते हैं। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कुछ सोचते हुए कहा, तो सामने वाले मेंशन में रहने वाली वो बच्ची तुम हो जो मुझे छुप छुप कर देखती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर जल्दी जल्दी अपना सर हिला दिया। अस्तित्व उसे अजीब तरह से घूरने लगा। उसने इरिटेट होते हुए कहा, तुम मुझे क्यों देखती हो, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने का कोई शौक नहीं है। कहते हुए अस्तित्व जाने लगा। अमानत ने जल्दी से पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे सुनो न प्रिंस चार्मिंग, ऐसे क्यों जा रहे हो, कोई क्यूट सी लड़की को ऐसे छोड़कर जाता है भला। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, कौन क्यूट लड़की। अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, हम और कौन। कहते हुए अमानत उसे घूरने लगी। अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे तुम किसी भी एंगल से क्यूट नहीं दिख रही हो, इसलिए अब छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, तुम्हें बचा कर ही गलती की, तुम्हें पानी के अंदर फेंकना चाहिए था। अस्तित्व की बात सुनते ही अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग आप ब्यूटीफुल अमानत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो, हम तो आपकी सिंड्रेला हैं ना, हमें गोदी उठाओ ना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को इरिटेशन हो रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, जाकर किसी और का दिमाग खाओ। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने उसके पीछे पीछे भागते हुए कहा, ऐसे कैसे, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे प्रिंस चार्मिंग हो और हम आपकी सिंड्रेला। हमने आपका पूरे 4 साल तक इंतजार किया है, आप हमारे साथ इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हो, हमारा छोटा सा दिल मल्टीपल पीस में टूट जाएगा। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व को इरिटेशन हो रही थी। वो दूर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। अमानत ने जब देखा कि अस्तित्व उसे इग्नोर कर रहा है, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अस्तित्व की कमर को पकड़ते हुए कहा, आप हमें इग्नोर कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। अमानत को कोई इग्नोर नहीं करता, आप भी नहीं कर सकते, हमसे बात करो, हमारी तरफ देखो प्रिंस चार्मिंग। अस्तित्व ने अमानत को कंधों से पकड़कर गुस्से से कहा, करना क्या चाहती हो तुम, क्यों मुझे इरिटेट कर रही हो। अस्तित्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आप बुरे हो, आपने हमें डांटा, आप बहुत बुरे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे।
अमानत की आंखों में आंसू देखकर अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो मुझे इरिटेट मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा पर यहाँ पर मुझे तूफान मिल गया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर आसपास देखते हुए कहा, कहाँ है तूफान? कहाँ है? हमें जल्दी से अपनी बाहों में छुपा लो, अगर हम उड़ गए तो फिर आपका क्या होगा? आपकी सिंड्रेला चली गई तो फिर आप तो अकेले रह जाओगे ना, हमें गोदी में छुपा लो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। अस्तित्व ने तूफान अमानत को कहा था और अमानत तूफान आसपास देख रही थी। अमानत अभी भी अपने छोटे छोटे हाथों से अस्तित्व की कमर को पकड़कर खड़ी थी। अमानत और अस्तित्व दोनों ही भीगे हुए थे। अस्तित्व ने कहा, देखो बच्ची मुझे इरिटेट करना बंद करो, अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ। कहते हुए अस्तित्व ने जबरदस्ती अमानत को खुद से दूर किया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप अपनी सिंड्रेला को ऐसे दूर कैसे कर सकते हो? एक किस तो करो ना। अमानत के मुंह से किस सुनकर अस्तित्व की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, 2 फीट की बच्ची तुम्हें किस करना है? अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, हम 2 नहीं बल्कि 3 फीट के हैं और हमें आपको किस करना है क्योंकि आप हमारे प्रिंस चार्मिंग हो, हम आपको नहीं तो किसे किस करेंगे? कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अस्तित्व ने खुद से कहा, दूध के दांत टूटे नहीं और मैडम को किस करना है? कहते हुए अस्तित्व अमानत को वहां पर छोड़कर वहां से जाने लगा। अमानत ने जब देखा कि अस्तित्व कुछ नहीं बोल रहा है, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग आप कहाँ पर चले गए? आप ब्यूटीफुल अमानत को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, आप कहाँ गए? कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी, पर अस्तित्व उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी रामू जो कि अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था उसका ध्यान अमानत पर गया। उसे भीगा हुआ देखकर रामू दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, अमानत बेबी आपको क्या हुआ? रामू की आवाज सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहा, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है रामू काका, हमारे प्रिंस चार्मिंग हमें छोड़कर चले गए। कहते हुए अमानत सुबक सुबक कर रोने लगी। 4 साल बाद फाइनली उसने अस्तित्व से बात की थी और अस्तित्व उसे इस तरह से छोड़कर चला गया था। अमानत सिर्फ 4 साल की थी जब उसने पहली बार अस्तित्व की गिटार की म्यूजिक सुनी थी। तब से वो हर साल बनारस आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती थी ताकि वो अपने प्रिंस चार्मिंग की म्यूजिक सुन सके और इस बार फाइनली उसकी और अस्तित्व की मुलाकात हो गई थी। अमानत हमेशा दूर से ही अस्तित्व को देखकर खुश हो जाया करती थी। अमानत को रोते हुए देखकर रामू ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। तभी उसे मन्नत और अथर्व की आवाज सुनाई दी, अमानत। उन दोनों की आवाज सुनकर रामू को घबराहट होने लगी क्योंकि अमानत पूरी भीग चुकी थी और अगर अथर्व अपनी राजकुमारी को इस हालत में देखता तो रामू की खैर नहीं थी। रामू ने डरते हुए कहा, पता नहीं अब सर क्या करेंगे। रामू डरते हुए अमानत को गोद में लेकर पूजा की जगह पर आ गया जहां पर पंडित जी ने 2 तस्वीरों को रखा हुआ था। ये आयुष और साक्षी की तस्वीर थी। वहां पर पूजा के लिए छोटा सा हवन कुंड जलाया गया था। अमानत को देखते ही मन्नत ने हैरानी से कहा, ये भीग कैसे गई? कहते हुए मन्नत जल्दी से अमानत के पास आ गई। अमानत अभी भी सुबक सुबक कर रो रही थी। मन्नत ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लेकर शांत करते हुए कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? अमानत ने मन्नत के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटकर रोते हुए कहा, वो बहुत बुरे हैं, वो ब्यूटीफुल अमानत को इग्नोर करके कैसे जा सकते हैं? अमानत की बातें सुनकर मन्नत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अमानत ये सब छोड़ो, पहले कपड़े बदलने होंगे आपके। किसी को कपड़े लाने के लिए कह दीजिए, ऐसे सर्दी लग जाएगी। कहते हुए मन्नत अमानत को लेकर कार की तरफ चली गई। कुछ देर बाद घर से सर्वेंट अमानत के लिए कपड़े लेकर आ गए थे। मन्नत ने उसके कपड़े कार में ही चेंज कर दिए थे और उसे लेकर वापस घाट के पास आ गई थी। इस वक्त हवन कुंड के सामने अमानत, अबीर, अथर्व और मन्नत बैठे हुए थे। साक्षी और आयुष की तस्वीरों को देखकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये दोनों जल्दी गॉड के पास क्यों चले गए मम्मा? अमानत के सवाल पर मन्नत ने धीरे से कहा, क्योंकि वो दोनों अच्छे थे और गॉड को अच्छे लोग चाहिए होते हैं, इसलिए वो लोग साक्षी माँ और आयुष पापा को ले गए। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अच्छा। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, पिंडदान के लिए कौन आगे आएगा? पंडित जी की बात सुनते ही मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत जाओ, आपको साक्षी माँ और आयुष पापा को गिफ्ट देने हैं ना। अमानत जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई।
उसे नहीं पता था कि बचपन से इस पूजा को उससे ही करवाया जाता था। अथर्व और मन्नत दोनों उसे बता रहे थे कि उसे क्या क्या करना है। पिंडदान होने के बाद पंडित जी ने अमानत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची हो आप। अमानत ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, हम सिंड्रेला हैं ना अपने प्रिंस चार्मिंग की, इसलिए कहते हुए वो क्यूट स्माइल के साथ सबकी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वो चारों कार में बैठकर वापस मेंशन की तरफ निकल पड़े थे। अमानत इस वक्त अबीर के साथ मस्ती कर रही थी। मन्नत ने अथर्व के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त हल्की आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। उसे अपने कानों में साक्षी की बात गूंजती हुई महसूस हो रही थी। जब साक्षी और आयुष उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने के बाद पहली बार उससे मिलने के लिए आए थे, तब मस्ती मस्ती में साक्षी ने कहा था, मैं तो बच्चा पैदा करके तुझे संभालने के लिए दे दूंगी अमानत के तौर पर, मैं तो मजे करूंगी। साक्षी की बात को याद करके मन्नत ने खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपना प्रॉमिस पूरा क्यों किया साक्षी? तुझे प्रॉमिस पूरा नहीं करना था। कहते हुए मन्नत ने अमानत की तरफ देखा। साक्षी और आयुष की अमानत, जिसे उसने अपने सीने से लगाकर पिछले 8 सालों से अपनी बच्ची की तरह पाला था, अमानत आज भी नहीं जानती थी कि वो साक्षी और आयुष की बेटी है। उसके लिए तो अथर्व और मन्नत ही उसके रियल पेरेंट्स थे। कशिश, कबीर, आदित्य, दिव्या भी अबीर की तरह ही अमानत से भी उतना ही प्यार करते थे। अमानत के लिए ही अथर्व और मन्नत ने दूसरा बच्चा कभी ना करने का डिसीजन लिया था। उनके लिए उनके पास अब उनके 2 बच्चे थे, अबीर और अमानत। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैडी हमारी शादी कब होगी? अथर्व, जो कि मन्नत के चेहरे की तरफ देख रहा था, वो जानता था कि मन्नत इस वक्त कितनी ज्यादा इमोशनल होगी। अमानत की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अमानत ने अथर्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर उसकी गोद में कूदते हुए कहा, बताओ ना डैडी हमारी शादी कब होगी? कहते हुए अमानत की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? क्या आप चाहती है कि हम आपकी शादी अभी कर दें? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप सच में हमारी शादी कराओगी? तो ठीक है, हमने अपने लिए हैंडसम सा दूल्हा ढूंढ लिया है, हम कल उसे घर पर बुलाएंगे, फिर आप हमारी शादी कर देना। अमानत की बात सुनकर अथर्व, मन्नत और अबीर तीनों हैरानी से अमानत की तरफ देखने लगे, जिसने अपनी शादी की प्लानिंग कर ली थी। उन तीनों को कुछ ना बोलते हुए देखकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या हुआ? शादी कब करोगे हमारी? लड़की बड़ी हो गई है, आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे अपनी गोद में खींचकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा लड़की बड़ी हो गई है, ठीक है, कल से आप घर के सारे काम करना, तभी तो हम आपकी शादी कर पाएंगे, वरना आपकी सास तो हमें और आपके डैडी को ताने मार मार कर हमें पागल कर देगी। अमानत ने मन्नत की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों काम करेंगे? हम तो सिंड्रेला है, अपने प्रिंस चार्मिंग की सिंड्रेला। सिंड्रेला कोई काम नहीं करती, क्यों डैडी सिंड्रेला काम नहीं करती ना? अमानत की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी प्रिंसेस कोई काम नहीं करेगी। अमानत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना डैडी हमारी शादी कल कराओगे ना? हम हमारे प्रिंस चार्मिंग को लेकर आएंगे, वो ना बहुत हैंडसम है, आपसे थोड़े से कम। अमानत की बात सुनकर अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। भले ही अमानत उसका खून नहीं थी, पर उसने अमानत को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार किया था। उसके लिए अमानत और अबीर में कभी कोई फर्क नहीं था। अथर्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर अमानत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बोलो ना डैडी हमारी शादी कराओगे ना? हमने बहुत हैंडसम सा प्रिंस चार्मिंग ढूंढा है, अगर कोई और चुरा कर लेकर चली गई तो, इसलिए आप हमारी शादी कर दो, हमें दुल्हन बनना है। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। अबीर, जो कि अब तक चुप बैठा हुआ था, उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, बिल्कुल डैडी, मैं तो कहता हूँ कि हम अमानत की शादी आज ही कर देते हैं, पर हम तो अमानत की शादी आइसक्रीम के ठेले वाले के साथ करने वाले थे ना। हम ऐसे इंसान के साथ इसकी शादी करते हैं जिसे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद और जो अमानत को बिल्कुल भी आइसक्रीम ना खाने दे। अबीर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, अमानत आइसक्रीम को और अपने प्रिंस चार्मिंग दोनों को नहीं छोड़ेगी, हम दोनों से शादी करेंगे। अमानत की बात सुनकर अथर्व, मन्नत और अबीर ने एक साथ कहा, क्या आइसक्रीम के साथ शादी? एपिसोड 5। अपने पेरेंट्स और भाई का रिएक्शन देखकर क्यूट सी अमानत ने कहा, अरे मतलब जो हमें आइसक्रीम लेकर देगा उसी से शादी करेंगे। कहते हुए अमानत ने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, आइसक्रीम से शादी करनी है आपको? आइसक्रीम के अलावा कुछ और पसंद है या नहीं? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा,
डैडी देखो ना, मम्मा हमारा कान खींच रही है। अगर हमारा कान लंबा हो गया तो फिर हम ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे और हमारा प्रिंस चार्मिंग किसी और से शादी कर लेगा। और मम्मा, अमानत को आइसक्रीम के अलावा चॉकलेट, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर सब कुछ पसंद है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपनी छोटी आंखों से उसे देखा और कहा, और हमें आपकी पिटाई करना पसंद है। इसी तरह से मस्ती करते करते राठौर परिवार शाम के 4 बजे तक वापस मेंशन आ चुका था। मेंशन आने के बाद अमानत अपने रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई और वापस बालकनी में आकर रेलिंग से लटक कर अस्तित्व को देखने की कोशिश करने लगी, पर अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग, आपने ब्यूटीफुल अमानत को इग्नोर किया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अमानत अपने रूम से बाहर आ गई। उसने रामू काका, जो कि साइड में खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे, उनके पास जाकर धीरे से कहा, रामू काका सुनो ना। अमानत की आवाज़ सुनकर रामू काका ने पलटकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, जी अमानत बेबी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ये समिति हमारी है ना, तो क्या हम यहाँ पर घूम सकते हैं? अमानत की बात सुनकर रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबी बिल्कुल। आपको कहाँ जाना है? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम सोसाइटी में घूमना चाहते हैं और सबसे दोस्ती करना चाहते हैं। अमानत की बात सुनकर रामू काका अमानत की तरफ देखने लगे। इस सोसाइटी में अमीर परिवार के लोग रहते थे, यहाँ पर सारे रिच परिवार के बच्चे थे और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी। इस वजह से अगर अमानत बिना सिक्योरिटी के इस सोसाइटी में घूमती तो भी कोई परेशानी की बात नहीं थी, पर रामू काका खुद से अमानत को घूमने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। उन्होंने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेबी, हम एक बार मन्नत मैडम और अथर्व सर से पूछ कर देखते हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो हम आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर चलेंगे। रामू काका की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, जल्दी पूछकर आओ ना रामू काका, हमें बाहर घूमने के लिए जाना है। रामू काका ने अपना सर हिलाया और लिविंग रूम में अमानत का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ गए। अथर्व और मन्नत दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी रामू काका ने धीरे से कहा, मन्नत मैडम। काका की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? अथर्व की कड़क आवाज़ सुनकर रामू काका ने धीरे से कहा, अमानत बच्ची बाहर घूमने के लिए जाना चाहती है, क्या हम उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर जा सकते हैं? अथर्व अभी इजाज़त देता इससे पहले ही मन्नत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे कैसे उसे बाहर लेकर जा सकते हैं? सोसाइटी हमारे लिए अनजान है, हम साल में सिर्फ एक बार यहाँ पर आते हैं, ऐसे कैसे हम हमारी बच्ची को बाहर घूमने के लिए जाने दे? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, मम्मा हमें यहाँ पर बोर फील हो रहा है और वैसे भी हम तो हमेशा यहाँ पर आते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर बच्चों को दोस्त बनना चाहते हैं। अमानत तो इतनी क्यूट है, सारे बच्चे हमारे दोस्त बन जाएंगे, प्लीज मम्मा जाने दो ना। अमानत की बात सुनकर मन्नत उसे घूरने लगी। अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जाने दो उसे, कब तक घर पर रहेगी? वैसे भी बच्चों को बाहर घूमना चाहिए और ये समिति सिक्योर है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अमानत यहाँ पर घूम सकती है और अगर वो यहाँ के बच्चों को दोस्त बनाना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हम 15 दिन तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, 15 दिन तक वो घर पर नहीं रह सकती ना। इस बार अथर्व की बिजनेस मीटिंग यहाँ के ही किसी बिजनेसमैन के साथ थी, जिस वजह से वो लोग इस बार ज़्यादा दिनों के लिए बनारस आए थे। मन्नत ने धीरे से कहा, पर हमें डर लग रहा है। अथर्व ने प्यार से मन्नत को गले से लगाते हुए कहा, मन्नत क्यों डर रही है आप? यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, पूरी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने यहाँ पर घर खरीदा था, आप हमारी अमानत को घूमने के लिए जाने दे सकती हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कहा, ठीक है आप बाहर घूमने के लिए चली जाओ, पर हाँ बदमाशी मत करना, किसी को परेशान मत करना और किसी के साथ लड़ाई तो बिल्कुल मत करना। मन्नत की बातें सुनकर अमानत ने खुशी से उछलते हुए कहा, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। कहते हुए अमानत वहां से बाहर भाग गई। बाहर आकर अमानत ने अपने आसपास नजरें घुमा कर देखा। इस वक्त उसने एक वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक की थी और नीचे वाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके हाथ में 2 चॉकलेट थी जिसे वो अपने हाथों में पकड़कर चल रही थी। रामू काका ने अमानत के पास आते हुए कहा, आपको कहाँ जाना है अमानत बेबी? रामू काका की बात सुनकर अमानत ने एक मेंशन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, हमें वहाँ जाना है। अमानत की बात सुनकर रामू काका ने उस मेंशन की तरफ देखते हुए कहा,
आपको उस मेंशन में क्यों जाना है? वहां पर मत जाए, वहां पर एक बहुत बुरा बच्चा रहता है जो सब पर गुस्सा करता है। आप पर भी गुस्सा करेगा। रामू काका की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उन्हें घूरते हुए कहा, आपने उन्हें बुरा क्यों कहा? वो हमारे प्रिंस चार्मिंग है। अमानत की बात सुनकर रामू काका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, आप जाओ यहाँ से, हम अकेले ही घूम लेंगे। वैसे भी हमारे डैडी ने हमें बाहर घूमने की परमिशन दे दी है। अमानत की बात सुनकर रामू काका ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे भी आप बहुत ज्यादा शैतान हो। अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, हमने कहा ना, हम अकेले घूम लेंगे। कहते हुए अमानत वापस भागकर अंदर आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, डैडी हम अकेले घूम लेंगे, आप रामू काका को बोलो ना कि वो हमारा पीछा ना करें। वो हमें परेशान कर रहे हैं, वो हमें घूमने नहीं दे रहे हैं। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, आपको परेशान कर रहे हैं या आप उन्हें परेशान कर रही हो? रामू काका आपके साथ ही आएंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने कहा, मन्नत क्यों उसे परेशान करती हो? रामू, तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अमानत यहाँ पर खुलकर घूम सकती है। आप जाओ अमानत, पर जल्दी वापस आ जाना। अमानत ने अथर्व की बात सुनकर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखकर उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, लव यू डैडी। कहते हुए वो वहां से भाग गई। मन्नत ने अथर्व को घूरते हुए कहा, आप उसकी सारी बातें मानकर उसे बिगाड़ रहे हो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, बिगड़ने दो, मैं हूं ना उसके नखरे उठाने के लिए। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, आप उसके नखरे उठा लोगे और उसका होने वाला पति बेचारा सदमे से मर जाएगा कि ये कैसी आफत हमने उसके गले में बांध दी है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हमारी अमानत के लिए ऐसा लड़का ढूंढ लूंगा जो उसे संभाल सके, जो उसकी केयर कर सके, जो उसे खुश रख सके। और अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो मेरी अमानत खुद अपने लिए ढूंढ लेगी, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अथर्व ने मन्नत की नाक को खींच लिया। मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा लड़का ढूंढने वाले, आपकी खुद की बेटी तो अच्छी है नहीं, बदमाशियां करने में रिकॉर्ड तोड़ रही है, पता नहीं बड़ी होने के बाद क्या क्या कांड करेगी। वही अमानत दौड़ते हुए अपने मेंशन के बाहर आ गई। अब वो दोनों तरफ के मेंशन के बीच के कच्चे रास्ते पर चल रही थी जो कि काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। अमानत ने खुद से 50 कदमों की दूरी पर शेखावत मेंशन की तरफ देखते हुए कहा, हम आ रहे हैं प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए अमानत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, एक आपके लिए, एक हमारे लिए। कहते हुए वो शेखावत मेंशन के पास आकर खड़ी हो गई। उसने शेखावत मेंशन के बड़े से गेट की तरफ देखते हुए कहा, अब हम क्या करें? कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आप कौन हो बेटा? सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि अगर ये बच्ची इस सोसाइटी में है तो जरूर ये किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली होगी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने मेंशन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा वो घर है, हमें ना इस घर के अंदर आना है। क्या आप हमें अंदर जाने दोगे अंकल? अमानत की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप अंदर आ जाए। कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। अमानत ने देखा तो शेखावत मेंशन उनके मेंशन से थोड़ा बड़ा था और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े गार्डन थे। सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आप मेंशन में मत जाना, बाहर खेल सकती हो। मेंशन के अंदर हमारे छोटे साहब रहते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। छोटे साहब सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, इस मेंशन में कितने साहब रहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 2 साहब, बड़े साहब और छोटे साहब। छोटे साहब बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो गुस्सा करेंगे, इसलिए आप गार्डन में खेलकर वापस आ जाना। अमानत ने अपना सर हिलाया और दौड़ते हुए गार्डन में आ गई। उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, हमें प्रिंस चार्मिंग के पास जाना है और कोई हमें जाने नहीं दे रहा, हम क्या करें? इस वक्त शाम के 6 बजे बज रहे थे। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। अमानत गार्डन में यहाँ से वहाँ घूमने लगी। उसने उसी रूम की तरफ देखा जहाँ पर हमेशा अस्तित्व उसे नजर आता था। रूम के साइड में ही आम का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। गार्डन में बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी, जिस वजह से अमानत के वाइट स्नीकर्स मिट्टी से खराब हो चुके थे, पर अमानत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा,
हम पेड़ पर चढ़कर आपके पास आ जाएंगी प्रिंस चार्मिंग, कहते हुए अमानत ने चॉकलेट को जल्दी से अपनी फ्रॉक में बांध लिया और बड़े से आम के पेड़ को देखने लगी। उसने नाखून चबाते हुए कहा, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, अगर हम नीचे गिर गए तो हमारे हाथ टूट जाएंगे। फिर हमारे ब्यूटीफुल हाथों का क्या होगा? पर हम नीचे क्यों गिरेंगे? अमानत बहुत स्ट्रांग है, कहते हुए अमानत पेड़ पर चढ़ने लगी। सिक्योरिटी गार्ड सारे के सारे बाहर थे। उन लोगों ने अमानत को गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि अमानत मैडम कौन सा कांड करने वाली है। अमानत पेड़ से 2-3 बार नीचे गिरते गिरते बची। बारिश की वजह से पेड़ भी गीला था, पर अमानत तो अमानत थी, वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गई। उसकी वाइट कलर की फ्रॉक और उसके स्नीकर्स मिट्टी और पेड़ के भीगने की वजह से पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। उसका छोटा सा चेहरा भी पसीने से भीग चुका था। आखिर उसने ऊपर चढ़ने में इतनी मेहनत जो की थी। अब वो अस्तित्व के रूम की खिड़की के पास आ गई थी। उसने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करते हुए कहा, हम अंदर कैसे आए? प्रिंस चार्मिंग कुछ करो ना, वरना आपकी सिंड्रेला की कमर टूट जाएगी, कहते हुए अमानत खिड़की की तरफ हाथ से इशारा करने लगी। उसका हाथ खिड़की से 2 इंच की दूरी पर था। उसने जैसे तैसे खिड़की को पकड़ लिया और खुश होते हुए कहा, हम आ गए, कहते हुए वो जल्दी से कूद गई। अगले ही पल अमानत के मुंह से चीख निकल गई। रूम के अंदर अस्तित्व, जो कि अभी मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आया था, किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ अपने रूम की खिड़की के पास आ गया। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि खिड़की जोर जोर से हिल रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसका ध्यान खिड़की पर लटकी हुई छोटी सी अमानत पर गया। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई? अस्तित्व की गुस्से भरी आवाज को इग्नोर करके अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग अमानत को बचाओ, हम नीचे गिर जाएंगे, हमारी कमर टूट जाएगी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। अमानत खिड़की से लटकी हुई थी और यहाँ से वहाँ झूल रही थी। अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए जल्दी से आगे बढ़कर अमानत के हाथों को पकड़ लिया। अमानत ने कहा, हमें छोड़ना मत, हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे, फिर भूत बनकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, चुपचाप ऊपर आ जाओ, कहते हुए उसने अमानत के दोनों हाथों को पकड़ लिया। अमानत जल्दी से खिड़की से अंदर आ गई। अस्तित्व ने जैसे ही अमानत को देखा उसने गुस्से से कहा, तुम इडियट लड़की। अमानत की पूरी वाइट फ्रॉक, उसके स्नीकर्स मिट्टी से भरे हुए थे, जिस वजह से अमानत के अंदर आते ही अस्तित्व की खिड़की और उसका फ्लो गंदा हो चुका था। अमानत ने जैसे ही इडियट सुना उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप हो इडियट, कहते हुए उसने जैसे ही अस्तित्व की तरफ देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को छुपाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग नंगू पंगू है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, व्हाट, कहते हुए उसने खुद की तरफ देखा। इस वक्त उसने कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।